मेरे पहले संग्रह में भी बल्कि वो पहला संग्रह खत्म ही होता है प्रार्थना और चीख के बीच स्थगित कविता जो कहीं भी नहीं रखी जा सकती। तो मुझे लगता है कि कविता का जो विन्यास है वो एक और प्रार्थना का है और उस पर दूसरा तनाव चीख का है। हम चाहते तो हैं कि शांति हो, हम चाहते तो हैं कि सुंदरता हो, हम चाहते तो हैं कि हमको वरदान मिले, लेकिन हम चीखते हैं कि ये संभव नहीं है। हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारा और कुछ है जो प्रार्थना से बाहर है, प्रार्थना के बावजूद है। तो एक तरह से प्रार्थना का बार बार आना इस तनाव को, यानी आकांक्षा और कर्म के बीच जो एक दरार पड़ी हुई है, उसको टटोलने की कोशिश है। जी, इसमें कई तरह की रंगत कविताओं में नज़र आती है और गढ़न के हिसाब से भी, जैसे 30 एक पंक्तियों की कविताएं हैं जी। अष्टाविज आपने लिखे हुए हैं। क्या इसमें क्या आपको लग रहा है कि एक पंक्ति की कविताओं में आप वो सब कह पाते हैं जो कहना चाहते हैं? नहीं, असल में इसकी लगभग 1/3 या बल्कि शायद 1/3 से ज़्यादा कविताएं विदेश में लिखी गई संयोगवश। मैं पेरिस में था, रज़ा के साथ कुछ काम कर रहा था और बीच में क्रैको पोलैंड चला गया, वहीं से ऑश्विट्ज़ भी दोबारा गया। तो एक तो ये उनका एक तरह का आप चाहें तो स्थान परिवर्तन था। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि कविता को ये कोशिश करनी चाहिए कभी कभी कि वो एक कहावत या एक मंत्र की तरह एक पंक्ति में अपने को संभाले। आखिर हमारी सारी कहावतें एक पंक्ति की हैं, ज़्यादातर मंत्र एक पंक्ति के हैं, तो कविता क्यों नहीं हो सकती? एक दूसरा ये है कि कई बार आपको एक बात तो सूझती है जो कहने की लगती है, लेकिन उस बात को आप अगर विस्तार से कहने लगेंगे तो फिर वो बात रह नहीं जाएगी, हो जाती है। हाँ, कुछ उसमें घुलावट मिलावट हो जाएगी तो गड़बड़ है। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की कि चलिए एक दिन बैठकर इस तरह की पंक्तियां सोची घुमड़ रही थी। उनमें से कई पंक्तियां बहुत पहले की हैं जिन पर मैंने सोचा था कि शायद कभी कविता बनेगी, लेकिन अब नहीं बनी। तो मैंने कहा दर्ज तो कर लूं, बाद में कौन रोकता है, अगर आप इसको एक पूरी कविता और बनाना चाहे तो बना लें। अब मैंने कोशिश ये की है कि सार्वजनिक यंत्रणा या सार्वजनिक घटना जैसे ऑश्विट्ज़ है और निजी तनाव, इन दोनों को एक साथ मिलाकर कुछ करने की चेष्टा की जाए। जी, अभी आपने पेरिस और रज़ा साहब का भी जिक्र किया। रज़ा साहब पर इसमें एक लंबी कविता कहें या कई खंडों में एक कविता है या कई खंड से मिलकर एक कविता है। रज़ा साहब तो कविताओं से प्रभावित रहे हैं, आप भी उनसे प्रभावित हैं, किताबें वगैरह भी लिखी। क्या इस कविता में क्या रज़ा साहब के बारे में आप ख़ास तौर पर कहना चाहते हैं? हालांकि आपने मध्य प्रदेश से उनका इतिहास वगैरह सब कुछ, भूगोल वगैरह सब लिया है। असल में ये कविता रज़ा से मेरी उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत लंबी बातचीत हुई, जो अलग से एक पुस्तकाकार प्रकाशित होने की बात है, लेकिन उससे उनके बहुत सारी बिंब उनके बचपन के, उनके जीवन के और जो मैंने आसपास देखा, तो मुझे लगा कि एक तो ये एक ऐसा आदमी है जो यद्यपि जन्म से मुसलमान है, लेकिन जो हिंदू अभिप्रायों से, हिंदू दर्शन से, ईसाइयत से भी उतना ही प्रभावित है। पेरिस में रहते हुए भी अमरकंटक और बाबरिया और बचई को याद करता है। तो एक बहुत ही अद्वितीय व्यक्ति है जो अपने समय में रहता भी है, अपने समय को तरह तरह के कंकड़ पत्थरों से बुनता भी है और उस समय के पार जाने की चेष्टा भी करता है। तो मुझे लगा कि ये मेरी कविता के लिए एक उपयुक्त विषय है, इसलिए मैंने और फिर वो 80 बरस के हो रहे थे, मेरे बहुत ज़माने से मित्र हैं, मैं उनका घोर प्रशंसक हूँ, तो इसलिए भी कि अपने मित्र की 80 बरस पूरे होने पर कुछ प्रणति देना उपयुक्त होगा। वाजपेयी जी, आपने साहित्य भारती के लिए समय निकाला, आपने इस 10वें कविता संग्रह पर आपने अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी और उनका ताज़ा कविता संग्रह इबारत से गिरी मात्राएं। पुस्तक परिचय के इस अंतिम खंड में हम आपको जानकारी देते हैं विविध रुचि की किताबों की। इस क्रम में आज पेश हैं 3 दिलचस्प किताबें।
जाने माने कथाकार मनोहर श्याम जोशी के संस्मरण लखनऊ मेरा लखनऊ, भारतीय इतिहास का एक दुर्लभ दस्तावेज सरदार भगत सिंह की जेल नोटबुक और गीतकार कैफी आजमी के संपूर्ण फिल्मी गीतों का संकलन मेरी आवाज़ सुनो। एक बार फिर जानकारी जुटाई है कुमार विनोद ने। अजमेर, दिल्ली और मुंबई की स्मृतियों से परे मनोहर श्याम जोशी को ठेठ लखनवी अंदाज में पढ़ना एक अलग आनंद है। लखनऊ मेरा लखनऊ उनकी कुछ वैसे ही स्मृतियों को सामने ले आता है जिन्हें जोशी जी बड़े मजेदार तरीके से कुरेदते हैं। वहाँ की गोष्ठियाँ, वहाँ का कॉफी हाउस और यशपाल जी, भगवती बाबू और नागर जी जैसे लेखकों की संगति के बीच जोशी जी के अंदर लिखने की ललक इस संस्मरण की आधारशिला है। मजे की बात यह है कि जोशी जी भी एक किरदार हैं जिन्हें मनोहर श्याम ने परे हटकर देखा है। बेशक शहीद आजम भगत सिंह की जेल नोटबुक को भारतीय इतिहास का एक दुर्लभ दस्तावेज कहा जा सकता है, क्योंकि ये नोटबुक भगत सिंह की एक दूसरी छवि से परिचित कराती है, जो फांसी के फंदे के साए में बैठकर भी इनकलाब के रास्ते को कमजोर ना पड़ने के लिए आखिरी पल तक अध्ययन, मनन और लेखन से जुटा रहा। नोटबुक के अनुसार भगत सिंह ने जेल में 4 पुस्तकें लिखी थीं, जिनकी पांडुलिपियां नष्ट हो चुकी हैं। संभवतः विभिन्न पुस्तकों से लिए गए नोट्स इन्हीं पुस्तकों की तैयारी के लिए लिए गए थे। विविध रुचि की इन किताबों के साथ ही साहित्य भाग का ये अंक यहीं खत्म होता है। अब हमें इंतज़ार रहेगा आपके सुझावों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का। इसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। साहित्य भारती, मूविंग पिक्चर कंपनी इंडिया लिमिटेड, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश। उम्मीद है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।